अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नुमान है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। ज़िंदगी के 35 बरस गुजर गए, लेकिन जितना खौफ, जितना डर मैंने पिछले साल कश्मीर के सफ़र में महसूस किया, वो मैं अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। आज भी आंखें बंद करता हूँ तो वही सन्नाटा, वही बस, वही साए मेरी रूह को झंझोड़ते हैं। ये सब शुरू हुआ जब मेरे बचपन के दोस्त जुनेद ने मुझे श्रीनगर चलने की दावत दी। वो वहीं एक सयाहती फर्म के साथ काम करता था। सर्दियों की छुट्टियों में उसने कहा, नुमान, इस बार कुछ नया करते हैं। श्रीनगर की वादी बर्फ़ और ख़ामोश कुदरत के नज़ारे अलग ही समा पेश करते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा ज़िंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। माँ से इजाज़त ली, सामान पैक किया और रावलपिंडी पहुँच गया, जहाँ से हमारी बस ने रवाना होना था। KSR 786 बस का नंबर था। ये बस कोई आम बस न थी। ज़ाहिरी तौर पर तो साफ़ सुथरी और आरामदेह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उसमें दाखिल हुआ, एक अजीब सी बसानत, एक घुटन सी महसूस हुई। कंडक्टर का चेहरा बेतासुर, ड्राइवर का चेहरा जर्द और आंखें गहरी सुर्ख। मैंने मजाकन कहा, भाई रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? वो कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कुराहट जिसमें शराफत कम और सल्द मेहरी ज़्यादा थी। बस में मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा न थी, कुल मिला के कोई 10 से 12 लोग होंगे। जुनेद भी मेरे साथ ही था। हम दोनों पिछली जानिब खिड़की वाली सीट पर बैठ गए। बस ने रात 8 बजे रावलपिंडी से रवाना होना था। वक्त पर रवाना भी हो गए, लेकिन जैसे ही हम मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचे, मौसम यकदम बदलने लगा। बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। हर कतरा गाड़ी की खिड़की से टकराता तो एक अजीब साउंड पैदा होता। मैंने सोचा शायद ये हमारा वहम है, लेकिन जुनेद ने भी सरगोशी में कहा, यार ये आवाज़ें अजीब सी लग रही हैं। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे, जहां ड्राइवर ने बस रोक दी। मैंने खिड़की से झांका। बाहर घुप अंधेरा था और धुंध इतनी गहरी कि सामने कुछ भी दिखाई न दे रहा था। कंडक्टर ने उठकर ऐलान किया, आधे घंटे का वक्फा है, जो बाहर जाना चाहता है जा सकता है। मैं और जुनेद बस से उतरे। बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रूह में उतर जाए। पहाड़ी रास्ते के साथ एक छोटा सा चाय का ढाबा था। हम दोनों ने चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन तब मेरी निगाहें पीछे जंगल की तरफ बनी, जहाँ कोई साया सा हिल रहा था। जुनेद, वो देखो, वो क्या है? कहाँ? जंगल में दरख्तों के बीच कोई खड़ा है। शायद हम दोनों ने गौर किया, वहाँ वाकई कुछ था। एक लंबा सियाह वजूद, साकित, जैसे हमें ही घूर रहा हो। हमने कंडक्टर को भी दिखाया, जो बस के करीब ही खड़ा था। अजीब बात यह थी कि वो भी जंगल की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर जैसी कोई चीज़ मौजूद ना थी, जैसे किसी पुरानी वाकिफियत का एहसास हो। चाय पीकर हम वापस बस में आ गए। तमाम मुसाफिर अब कुछ बेचैन थे। किसी का मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। कुछ लोग चुपचाप खिड़की से बाहर घूर रहे थे। बस ने दोबारा सफ़र शुरू किया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, माहौल और भी ज़्यादा पुरइसरार होता गया। श्रीनगर हाईवे एक लंबा, सुनसान और पीचदार रास्ता है। दरमियान में कहीं कहीं छोटी बस्तियां हैं, लेकिन रात के वक्त ये रास्ता वीरान हो जाता है। जैसे ही हम एक मखसूस मोड़ पर पहुंचे, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। क्या हुआ भाई? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, सामने कोई है। हम सब ने खिड़की से बाहर देखा। वहाँ एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, लंबे बाल, और उसकी कमर झुकी हुई थी, जैसे कोई बूढ़ी हो। लेकिन जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ी, उसका चेहरा, खुदा की पनाह, आंखें खाली जैसे सुर्ख सुराख हों, मुंह कानों तक फटा हुआ था और चेहरा सियाही से भरा हुआ। ड्राइवर ने ज़ोर से हारन दिया, लेकिन वो टस से मस ना हुई।
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ चलने लगी। मैंने चीख कर कहा, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने बस चलाई, लेकिन जैसे ही हम उस औरत के करीब पहुंचे, बस की हेडलाइट्स खुद ब खुद बुझ गईं, इंजन बंद हो गया और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। बस में चीखो पुकार मच गई। एक बच्चा रो रहा था, एक औरत बेहोश हो गई। मैंने टॉर्च निकाली और बस के अंदर रोशनी की। सबकी नज़रें एक दूसरे पर और दिलों में सिर्फ एक ही सवाल, ये सब क्या हो रहा है। जुनेद ने कहा, यार ये जगह खौफनाक है, हमें उतर कर देखना पड़ेगा कि आखिर क्या मसला है। मैंने हिचकिचाते हुए रजामंदी जाहिर की। हम दोनों कंडक्टर के साथ नीचे उतरे। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। मोबाइल की टॉर्च से कुछ ही फीट दूर रोशनी जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम बस के सामने पहुंचे, वहां कोई न था। वो औरत, वो कहाँ गई? इतनी बड़ी हस्ती आंखों से कैसे ओझल हो सकती है? ड्राइवर ने इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ ना आया। फिर अचानक जंगल की तरफ से वही सियाह साया दोबारा नजर आया, लेकिन अब वो साया एक से बढ़कर 3 हो चुके थे। वो हमारे करीब आ रहे थे। कंडक्टर ने फौरन बस की तरफ दौड़ लगाई, वापस जाओ, वापस जाओ। हम तीनों बस में कूदे और दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बस स्टार्ट हो गई। ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू कर दी। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब सहमे हुए थे। लेकिन तब एक औरत की आवाज़ आई, ये बच्चे कहाँ से आ गए? मैंने मुड़कर देखा और वाकई अब बस में 3 बच्चे बैठे थे, जिन्हें हमने पहले नहीं देखा था। उनके चेहरे सपाट, आंखें सुर्ख, और वो हमें ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। जुनेद ने मेरी आस्तीन खींची, नुमान, ये वही हैं जो साए थे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि एक बच्चा आहिस्ता से बोला, अब सबने हमारे साथ खेलने से इनकार किया था ना, अब हम आपके साथ खेलेंगे, हमेशा के लिए। बस के अंदर वो 3 बच्चे बैठे मुस्कुरा रहे थे, आंखों में खून जैसी सुर्खी। चेहरों पर वो मासूमियत नहीं थी जो बच्चों की पहचान होती है, बल्कि ऐसी दरिंदगी थी जैसे वो हमें जिंदा चीर कर खा जाएंगे। जुनेद ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, ये सब ख्वाब तो नहीं? मैंने उसके हाथ को जोर से दबाया, नहीं, ख्वाब होता तो हम जाग जाते, ये हकीकत है। बस खामोशी से चल रही थी। ड्राइवर की आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थी, लेकिन उसकी गर्दन की रगें शन चुकी थी, जैसे वो किसी अनजाने खौफ के दबाव में हो। कुछ बदला है। मैंने आसपास देखा। वो मुसाफिर जो पहले मौजूद थे, अब उनकी शक्लें बदल चुकी थीं। सबकी आंखें सूजी हुई थीं, कुछ के होंठ नीले और कुछ के हाथ ऐसे जैसे बर्फ़ में जमते रह गए हों। एक बुज़ुर्ग खातून जो मेरे करीब बैठी थी, आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगी और ज़ेरे लब पड़ रही थी, किसी को ना बताना, ये सफ़र तुम्हें कहीं और ले जाएगा। मैंने घबराकर जुनेद की तरफ देखा। यार ये क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं हमें? जुनेद की आंखें पानी से भर चुकी थीं। ये वो कश्मीर नहीं जिसके लिए हम निकले थे नुमान, ये कोई और ही दुनिया है। रास्ता जो किसी नक्शे पर नहीं था। बाहर दरख्त ना थे, सिर्फ खुश्क टहनियाँ जैसे कई सालों से पानी ना मिला हो। धुंध इतनी गहरी कि बस की हेडलाइट्स बस 2 फीट आगे तक रोशनी दे पा रही थी। फिर अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा और बस रुक गई। सबकी चीखें निकल गईं। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा, बस अब यहाँ से आगे नहीं जा सकती। फिर वो अपनी सीट से उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। हम सब खड़े हुए। कुछ लोग दरवाजे की तरफ बढ़े ताकि देखें, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक तेज़ बर्फानी झोंका अंदर दाखिल हुआ। ऐसा झोंका जो सीधा जिस्म में उतरकर हड्डियों तक सरायत कर जाए। मैं, जुनेद और 3 दूसरे मुसाफिर भी बाहर निकले ताकि ड्राइवर को तलाश कर सकें। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, वही 3 बच्चे भी बस से उतर आए, लेकिन अब वो बच्चे ना थे। उनके चेहरे अब पिघले हुए गोश्त की मानिंद थे, दांत नोकीले, नाखून सियाह और लंबे, और आंखों में सिर्फ अंधेरा। एक ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, हम तुम्हें देख रहे थे नोमान, तुमने वापस जाने की कोशिश की थी, अब तुम हमारे साथ रहोगे। मैंने जुनेद का हाथ पकड़ा, दौड़ो। हम जंगल की तरफ दौड़े। पीछे से बच्चों के कहकहों जैसी आवाज़ें आ रही थीं, जो अब किसी भी तरह बच्चों जैसी नहीं लग रही थीं। वो आवाज़ें जैसे कुत्ते और इंसान का मिलाप हों, खौफनाक और वहशी।
دوڑتے دوڑتے ہم ایک پرانی زنگ آلود بس کے ڈھانچے تک پہنچے جو جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ جنید نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کے اندر جھانکا۔ اس بس کا نمبر بھی KSR 786 تھا، جو کہ بالکل ہماری بس جیسا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، لیکن اندر کی حالت ناقابل بیان تھی۔ بس کے اندر ہڈیوں کا ڈھیر، ٹوٹی ہوئی سیٹیں، خون کے دھبے اور دیواروں پر ناخنوں کے نشان، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اچانک ایک کھڑکی کے پیچھے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ ایک لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں درد اور التجا تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، واپس جاؤ، جو اس راستے پر آیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں گیا، تم بھی نہیں جا سکو گے۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک جنید کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے پاؤں میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہی 3 بچے، لیکن اب وہ مکمل طور پر کسی اور ہی شکل میں تھے، گویا کسی اور جہان کی مخلوق ہوں۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور جنید کو چھڑانے کی کوشش کی۔ پتھر ان میں سے ایک کو لگا تو اس کا جسم دھوئیں میں بدل گیا، باقی 2 فوراً غائب ہو گئے۔ جنید اٹھا، لیکن اس کی حالت خراب بھی۔ وہ میرے اندر کچھ ڈال گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ نعمان، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے مت چھوڑنا۔ ہم دونوں جیسے تیسے واپس اپنی بس تک پہنچے، لیکن اب بس ویسی نہ تھی۔ اندر جانے پر ایک عجیب سی روشنی، جیسے موم بتیاں جل رہی ہوں، اور ایک لمبی قطار انسانوں کی جو بے جان کھڑے تھے۔ کنڈکٹر ہمیں دیکھ کر مسکرایا، تم واپس آ گئے۔ ڈرائیور بھی واپس آ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے ماتھے پر خون سے کچھ لکھا ہوا تھا، منزل نہیں، صرف راستہ ہے۔ ہم نے زبردستی اپنی سیٹیں سنبھال لی۔ جنید اب بالکل خاموش ہو چکا تھا، اس کا چہرہ سفید، سانسیں بھاری اور آنکھیں کسی خلا میں گھور رہی تھیں۔ بس دوبارہ چل پڑی۔ رات بھر وہ بس کسی نامعلوم سمت میں چلتی رہی، اور پتہ نہیں کب دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کمرے میں پھیلی ہوئی سفید روشنی میری آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ سامنے جنید بیٹھا تھا، بالکل صحیح سلامت۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، شکر ہے نعمان، تو ہوش میں آ گیا۔ یار، تو سچ میں بہت خوش قسمت ہے کہ بچ گیا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ اور وہ مسافر کہاں گئے؟ جنید نے میرا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے بولا، یار، بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بس ایک گہری کھائی میں گرنے ہی والی تھی کہ ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ پولیس اور امدادی ٹیموں نے ہمیں وہاں سے نکالا۔ تم صدمے اور چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بہت ہی گہرے اور سیاہ خواب سے باہر نکل آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کا وہی ڈاکٹر اندر داخل ہوا جو میرا علاج کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، نعمان، اب تمہاری طبیعت بہتر ہے، تم گھر جا سکتے ہو۔ ہم دونوں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور ہسپتال سے باہر آ گئے۔ باہر سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ہم نے اسی وقت لاہور واپسی کی گاڑی پکڑی۔ پورے راستے ہم دونوں میں سے کوئی نہیں بولا، بس دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لاہور پہنچ کر جب میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس واقعے نے ہمیں بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب ہم کبھی دوبارہ اس ہائی وے پر نہیں گئے اور نہ ہی کبھی اس منحوس بس کا تذکرہ کیا۔ ہم اس خوفناک مقام سے من و ان واپس آ چکے تھے، لیکن وہ یادیں آج بھی کبھی کبھار رات کے سناٹے میں مجھے اس سفر کی یاد دلا دیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔